स्वागत दोस्तों आपका के सामने मोदी चलेंगे। सबसे बड़ी आपको बताएंगे दोस्तों, जैसे ही राहुल गांधी को पता चला कि कांग्रेस पार्टी के सारे विधायक कांग्रेस से कन्नी काटने लगे हैं और कहीं ना कहीं उनका रुझान बीजेपी और एनडीए गठबंधन की ओर होने लगा है, वैसे ही राहुल गांधी की ओर से सारे विधायकों को दिल्ली तलब किया गया है। दोस्तों बताएंगे कौन से राज्य से ये बड़ी अपडेट सामने आ रही है और क्या है पूरा मामला, और राहुल गांधी के दखल देने के बाद किस तरीके से कांग्रेस पार्टी ने पूरी स्थिति को थामा है। दोस्तों इसी के साथ में चलेंगे एक और बड़ी अपडेट तरफ, जहां पर कांग्रेस पार्टी ने योगी आदित्यनाथ पर किया है जोरदार तरीके का कटाक्ष। बताएंगे पहले मुसलमानों से और अब शंकराचार्य से मांगा जा रहा है कागज। क्या भाजपा के लोग अब कौन शंकराचार्य है कौन नहीं है ये भी तय करेंगे क्या, बताएंगे और भी क्या बड़े सवाल खड़े किए गए हैं। इसी के साथ में महाराष्ट्र के तमाम महानगर पालिका में कहां पर किस किस पार्टी का मेयर बना है दोस्तों, और बीएमसी चुनाव को लेकर क्या नई बड़ी अपडेट सामने आ रही है इसकी जानकारी अब तक पहुंचाएंगे। इसी के साथ में पश्चिम बंगाल के अंदर चुनाव आयोग के दफ्तर पहुंचे मोहम्मद शमी, बताएंगे फिर आगे क्या हुआ। इसी के साथ में एक एक करके चलेंगे आज की सारी बड़ी अपडेट। तो लेकिन उससे पहले अगर आप भी मानते हैं दोस्तों की राहुल गांधी ने एकदम सही किया है, उन्होंने खुद से तत्काल संज्ञान लेते हुए सारे विधायकों को खुद से मिलने के लिए 1-to-1 बैठक के लिए बुलाया है, तो इस वीडियो को लाइक करके लाल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाकर कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा, ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा। दोस्तों चलते हैं सबसे पहले सबसे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज अपडेट की तरफ, जहां पर पिछले साल 14 नवंबर को नतीजे घोषित कर दिए गए थे और बिहार चुनाव में कांग्रेस पार्टी को मात्र 6 सीटों पर जीत का मौका मिला था, यानी कांग्रेस पार्टी के केवल 6 विधायक जीत कर आए थे। दोस्तों तब से लेकर अब तक कांग्रेस पार्टी के ये 6 विधायक एक बार भी एक साथ नजर नहीं आए, यानी एक भी फोटो नहीं है इनकी अपने सभी लोगों के साथ में, यानी कांग्रेस पार्टी का विधायक दल की एक भी बैठक नहीं हुई और ये सारे के सारे 6 के 6 विधायक कांग्रेस पार्टी की बैठकों से कन्नी काटते हुए नजर आते हैं। दोस्तों ऐसे में कांग्रेस पार्टी ने हाल फिलहाल में कई तरीके के बड़े कार्यक्रम किए। कांग्रेस ने 14-15 तारीख को दही चूड़ा का भोज किया था, यानी पारंपरिक कार्यक्रम किया गया था। इसमें भी कांग्रेस पार्टी के सारे बड़े नेता बिहार में मौजूद थे, लेकिन ये 6 विधायक नहीं थे। इसके बाद कांग्रेस पार्टी ने बीजेपी सरकार के खिलाफ पटना के गर्ल्स हॉस्टल में हुए कांड के मामले को लेकर मोर्चा खोलते हुए विरोध किया। इस दौरान भी ये 6 के 6 विधायक मौजूद नहीं थे। दोस्तों ऐसे में सवाल उठता है कि क्या ये 6 के 6 विधायक कांग्रेस पार्टी से नाराजगी जता रहे हैं। आपको बता दें कि कांग्रेस पार्टी के कई सारे नेता हैं जिन्हें लेकर ये विधायक नाराज हो सकते हैं, लेकिन कुछ मीडिया में चर्चा चल रही थी कि कांग्रेस पार्टी के ये विधायक जनता दल यूनाइटेड के संपर्क में है। दोस्तों जैसे ये खबरें सामने आती है उसके बाद कांग्रेस पार्टी के नेता राहुल गांधी ने पूरे मामले पर खुद संज्ञान लेते हुए इन 6 के 6 विधायक को दिल्ली तलब किया है दोस्तों, और 23 जनवरी को इंदिरा भवन स्थित कांग्रेस कार्यालय में पार्टी आला कमान ने इनको बुलाया है। राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी के साथ मिलकर इन 6 के 6 विधायक से खुद 1-to-1 बैठक करने वाले हैं। दोस्तों सूत्रों के अनुसार कांग्रेस पार्टी आला कमान सभी विधायकों से अलग अलग बातें करेगा, उनकी नाराजगी की वजह जानेगा और बिहार में सत्ताधारी भारतीय जनता पार्टी और जनता दल यूनाइटेड की तरफ से जो दावा किया जा रहा था कि कांग्रेस पार्टी के 6 विधायक उनके पाले में आ सकते हैं, इस पूरे दावे को विधायकों के द्वारा खंडित किया जा रहा है। दोस्तों चनपटिया के विधायक अभिषेक रंजन पूरी तरीके से कांग्रेस के साथ खड़े, उन्होंने कहा कि दूसरी पार्टी में जाने का कोई सवाल ही नहीं है। ऐसे में राहुल गांधी बुलाकर इन सब लोगों से बातचीत करेंगे। टोटल 6 विधायक कांग्रेस के जीते थे। वाल्मीकि नगर से सुरेंद्र प्रसाद और चनपटिया से अभिषेक रंजन के साथ साथ नरपतगंज यानी अररिया की सीट से अब्दुल रहमान चुनाव जीते थे और किशनगंज से मोहम्मद कमरुल हौदा चुनाव जीतकर आए थे और मनिहारी एसटी रिजर्व सीट से मनोहर प्रसाद सिंह कांग्रेस के नेता चुनाव जीतकर आए थे। इन सबसे लगातार बातचीत की जाएगी दोस्तों। राहुल गांधी ने खुद से बैठक करने का फैसला लिया और एक एक करके बैठक किया जाएगा। अगर आप भी मानते हैं कि कांग्रेस ने एकदम सही टाइम पर राहुल गांधी ने मामले पर संज्ञान लिया है, विधायकों को मिलने के लिए बुलाया है, दोस्तों अपनी राय जरूर लिखा बताएगा। ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा। चलते हैं एक और बड़ी अपडेट की तरफ, जहां पर उत्तर प्रदेश के अंदर एक अलग ही तरीके का भारतीय जनता पार्टी का माहौल चल रहा है दोस्तों। बीजेपी वाले हर जगह जाकर ना घुसाने की कोशिश कर रहे हैं। कांग्रेस पार्टी ने उत्तर प्रदेश प्रशासन के द्वारा स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती को नोटिस दिए जाने के मामले पर राज्य की योगी सरकार को निशाने पर लिया। उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी के लोग अब देश के मुसलमानों से नागरिकता का कागज मांगते अब शंकराचार्य से भी कागज दिखाने के लिए बोल रहे हैं। हुआ ये दोस्तों की माघ मेले में स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती मौनी अमावस्या पर नहाने के लिए जा रहे थे, जब प्रशासन ने उनको रोका और रोककर आगे नहीं बढ़ने दिया, बल्कि उनको नॉर्मल तरीके से नहाने के लिए बोला जा रहा था। जबकि शंकराचार्य कह रहे थे कि क्योंकि वो शंकराचार्य है तो उनको पूरे शंकराचार्य के प्रोटोकॉल के तहत आगे बढ़कर नहाने की अनुमति मिलनी चाहिए, यानी पूरी तरीके से जो नियम कानून कायदे होते हैं उसके हिसाब से उन्हें स्नान करने यानी नहाने का मौका मिलना चाहिए। ज्योतिष पीठ के शंकराचार्य के द्वारा जो ये मांग की गई दोस्तों, इस पर उनके शिष्यों ने प्रशासन के लोगों से बात की, लेकिन प्रशासन के लोग नहीं माने, तो इसके बाद काफी हड़बड़ी देखने को मिली और बाद में शिष्यों के साथ में यानी जितने भी उनके साथ में चेले आए थे उनके साथ मारपीट की गई। दोस्तों शंकराचार्य ने इस बात का विरोध किया और वो लगातार धरना दे रहे हैं। अब बड़ी बात यह है कि शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वरानंद को बीजेपी की योगी सरकार के प्रशासन की ओर से एक चिट्ठी दिया गया है, नोटिस दिया गया है। मेला प्राधिकरण की ओर से सुप्रीम कोर्ट के 14 अक्टूबर 2022 के आदेश का हवाला देते हुए 24 घंटे में स्पष्टीकरण मांगा गया। कोर्ट ने ज्योतिष मठ के नए पटाभिषेक पर रोक लगा दिया था, यानी नए शंकराचार्य बनने पर रोक लगा दिया था, ऐसा दावा प्रशासन की ओर से किया गया और रात को नोटिस चिपकाया गया और कहा गया कि 24 घंटे के अंदर जवाब दीजिए। प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए सुप्रीम कोर्ट के पहले आदेशों में उन्हें शंकराचार्य कहा है। उन्होंने नोटिस
नोटिस को सुप्रीम कोर्ट अवमानना बताया और गौ हत्या बंदी मांग से जोड़ा। उनके वकील पीएन मिश्रा ने कानूनी कार्रवाई की चेतावनी दी है। दोस्तों कुल मिलाकर कौन शंकराचार्य है कौन नहीं है, अब योगी सरकार इस बात की भी वेरिफिकेशन में लगी पड़ी है दोस्तों, यानी कागज दिखाने के लिए बोला जा रहा है, एक तरीके से इनडायरेक्ट तरीके से मांगा जा रहा है कागज की। बताइए कि ये जो शंकराचार्य की आपको पदवी मिली हुई है, पोस्ट मिला हुआ है, उसका कागज दीजिए। यानी इससे पहले मुस्लिम समाज के लोगों से कागज मांगा जाता था, अब शंकराचार्य से भी कागज मांगा जा रहा है। यही है उत्तर प्रदेश के अंदर योगी और भारतीय जनता पार्टी की सरकार। आप लोग इस पूरे मामले पर क्या राय देना चाहते हैं लिखकर जरूर बताइएगा दोस्तों, क्योंकि सबको पता है कि जो लोग शांत बैठे हैं आने वाले दिनों के अंदर नोटिस उनको भी मिलने वाला होगा, क्योंकि समय सबका हिसाब किताब बराबर कर ही देता है। आप लोग अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा दोस्तों। अगर आप भी मानते हैं कि एक जने से अगर कागज मांगा जा रहा है और दूसरा अगर शांत है तो कुछ दिनों बाद उससे भी मांगा जाएगा, इसमें कोई दो राय नहीं है, तो लिखिएगा जरूर। चलते हैं एक और बड़ी अपडेट की तरफ, जिसमें भारतीय तेज गेंदबाज मोहम्मद शमी मंगलवार को पश्चिम बंगाल में जारी एसआईआर की प्रक्रिया में उनको दिए गए नोटिस का जवाब देने के लिए कोलकाता में चुनाव के आला अधिकारियों के पास पहुंचे। दोस्तों एक अधिकारी ने बताया कि शमी दक्षिण कोलकाता के विक्रमगढ़ के इलाके में एक स्कूल के अंदर दस्तावेज जमा करवाने के लिए पहुंचे थे, अधिकारियों के सामने पेश हुए हैं। सुनवाई के दौरान शमी ने कहा कि एसआईआर हर किसी की जिम्मेदारी होती है, इस प्रक्रिया के दौरान सभी को सहयोग करना चाहिए। कुल मिलाकर दोस्तों मोहम्मद शमी की ओर से बिल्कुल भी नाराजगी नहीं दिखाई जा रही, लेकिन मोहम्मद शमी भारत के क्रिकेटर है और तेज गेंदबाज है, उनको दुनिया के सब लोग जानते हैं दोस्तों। ऐसे में इस व्यक्ति को ऐसे इतने फेमस व्यक्ति को बुलाया जा रहा है नोटिस देकर, उनके पहचान को प्रूव करने के लिए डॉक्यूमेंट मांगा जा रहा है। तो आप लोग समझ सकते हैं कि मोहम्मद शमी इतने फेमस होने के बावजूद चुनाव आयोग के नोटिस लिस्ट में थे, तो आम जनता का क्या ही हाल होगा। 1,25,00,000 के आसपास ऐसे नए लोग हैं जिन्हें नोटिस लगातार भेजा जा रहा है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट की ओर से आदेश जारी करते हुए बोला गया है कि जिन भी लोगों को नोटिस जारी किया जा रहा है उनकी पूरी लिस्ट अलग अलग पंचायत और ब्लॉक स्तर पर चिपकाई जानी चाहिए, ताकि सबको पता चले कि आखिर किस किस को नोटिस चुनाव आयोग के द्वारा दिया जा रहा है। अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा, ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा ताकि पल पल की पूरी अपडेट आप लोग तो लगातार इससे जुड़ी आगे भी पहुंचती रहे। दोस्तों चलते हैं एक और अपडेट की तरफ, जिसमें असम कांग्रेस के टिकटों पर चुनाव लड़ने के लिए 600 से अधिक नेताओं ने अपना आवेदन जारी किया है। यानी उन्होंने कहा है कि वो चुनाव लड़ने के इच्छुक है। ऐसे टोटल 600 उम्मीदवारों के नाम आए हैं और सोचिए ये जो 600 उम्मीदवार है ये अपने इलाके के बड़े नेता है। टोटल असम के अंदर विधानसभा की 126 सीटें हैं, तो सोचिए कि 126 सीटों के लिए 600 से ज्यादा आवेदन अभी तक आ चुके हैं और आगे आने वाले दिनों के अंदर और ज्यादा बढ़ने वाला है। 1200 के आसपास आंकड़ा पहुंच सकता है, क्योंकि अभी चुनाव के बहुत दिन बचे हुए हैं, लेकिन इतने ही दिन में 600 लोगों ने आवेदन कर दिया है। तो हर सीट पर तकरीबन 4 लोगों ने अपनी उम्मीदवारी भरी है दोस्तों, और ये 4 वे लोग हैं जिनको उम्मीद है कि टिकट मिलेगा, यानी अपने क्षेत्र के बड़े नेता है। तो इससे पता चलता है कि कांग्रेस पार्टी की टिकट को लेकर काफी ज्यादा कसमकस है। आप लोग अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा। चलते हैं एक और बड़ी अपडेट की तरफ, जिसमें लोकसभा के नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी का एक और बड़ा बयान सामने आया है। दोस्तों देश के मिडिल क्लास की आवाज उठाते हुए राहुल गांधी कहते हैं कि सड़कें जान ले रही है, पुल जान ले रही है, आग जान ले रहा है, प्रदूषण से जान जा रही है, यानी प्रदूषण जान ले रहा है, भ्रष्टाचार मार रहा है, उदासीनता मार रही है। भारत का शहरी स्तर का पतन का कारण धन, औद्योगिक और समाधान की कमी नहीं है, बल्कि जवाबदेही के अभाव के कारण है। यानी स्मार्ट सिटी के नाम पर देश के लोगों से बार बार नरेंद्र मोदी ने वोट मांगा दोस्तों, और स्मार्ट सिटी तो छोड़िए, लोगों के जीने के लिए जो मूलभूत सुविधाएं होती है वो भी बड़े बड़े शहरों के अंदर उपलब्ध नहीं है, और बैरिकेडिंग्स नहीं लगाए जाने के कारण एक सॉफ्टवेयर डेवलपर की मौत हो जाती है। सोचिए ऐसे कई सारे मामले सामने आते रहते हैं। पीने के लिए पानी नहीं है और हवा किसी शहर में नहीं बचा है, हर जगह हवा में जहर घुला पड़ा है। बाकी अस्पताल और जो स्कूल है उसके हालात तो आप लोगों को पता ही है दोस्तों। इसके साथ में जो बेसिक सुविधाएं होती है वो कहीं भी किसी भी बड़े शहर के अंदर भारत के अंदर उपलब्ध नजर नहीं आता है, और दिल्ली और नोएडा जैसे शहरों के अंदर जब इतना बुरा हाल हो रखा है तो आम शहरों की तो बात ही अलग है। अगर आप भी मानते हैं कि भारत के जो शहरें होनी चाहिए थी खासकर मिडिल क्लास के लिए, मध्यम वर्ग के लिए, वो पूरी तरीके से ढह चुका है शहर के अंदर, अब कुछ नहीं बचा। और राहुल गांधी एकदम सही बता रहे हैं कि सड़कों के कारण लोगों की जान जा रही है, पुल खराब होने के कारण लोगों की जान जा रही है, आग के कारण लोगों की जान जा रही है, प्रदूषण से जान जा रही है, भ्रष्टाचार से जान जा रही है, और सरकारी अधिकारियों की उदासीनता से जान जा रही है। भारत का शहरी स्तर इतना ज्यादा गिर चुका है कि अब कुछ बचा नहीं है। अगर आप भी मानते हैं कि ये एकदम सही मुद्दा राहुल गांधी की ओर से उठाया गया है तो अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा दोस्तों। और स्मार्ट सिटी केवल एक धोखा था, नरेंद्र मोदी ने स्मार्ट सिटी के नाम पर भी देश की जनता को सीधे सीधे बेवकूफ बनाया है। तो अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा। चलते हैं एक और बड़ी अपडेट की तरफ, जिसमें ठाणे के महानगर पालिका चुनाव के नतीजे आ गए दोस्तों, और नतीजों के अंदर सबसे ज्यादा सीटें मिली शिवसेना एकनाथ शिंदे गुट को। और क्योंकि 121 में से 61 सीटें चाहिए थी सरकार बनाने के लिए और शिवसेना बीजेपी मिलकर चुनाव लड़ी थी, दोनों को मिलाकर आंकड़ा 103 पहुंच गया था। यानी 121 में से दोनों ने मिलाकर 103 जीता था, और अकेले शिवसेना एकनाथ शिंदे गुट को 75 सीटें मिल गई दोस्तों। और क्योंकि 61 की जरूरत थी और 75 मिल गया तो बहुमत से ज्यादा आंकड़ा शिवसेना एकनाथ शिंदे को खुद मिल गया। तो एकनाथ शिंदे की पार्टी ने फैसला लिया कि वो अपना खुद का मेयर बनाएंगे और बीजेपी को
कोई बड़ा पोस्ट नहीं दिया जाएगा, यानी भाजपा के साथ यहाँ पर ठाणे के अंदर कोई भी गठबंधन नहीं होगा और बीजेपी के साथ चुनाव मिलने के बावजूद, लड़ने के बावजूद भारतीय जनता पार्टी से अलग होकर अपना खुद का मेयर बनाने का ऐलान किया गया। इस बात से बीजेपी और ज्यादा नाराज हो गई है दोस्तों। और भारतीय जनता पार्टी ने कहा है कि ठाणे महानगर पालिका में मिलकर चुनाव लड़े थे, इसीलिए यहाँ पर 2.5 साल भारतीय जनता पार्टी का मेयर बनेगा और 2.5 साल ही शिंदे का मेयर बनेगा, यानी यहाँ पर बीजेपी के पास आंकड़ा ही नहीं है दोस्तों। इसके बावजूद भारतीय जनता पार्टी 2.5 साल तक अपने महापौर यानी पार्षद की मांग कर रही है और शिंदे गुट ने इसे लेकर नाराजगी जताते हुए कहा कि हमारे पास अकेले बहुमत है, हम लोग बीजेपी के साथ मेयर का पोस्ट यहाँ पर बिल्कुल भी कतई भी शेयर नहीं करेंगे। और बीएमसी में तो भारतीय जनता पार्टी के पास अकेले बहुमत नहीं है, तो बीजेपी को शिंदे के भरोसे रहना ही पड़ेगा। ठाणे और बीएमसी के जो नतीजे हैं दोनों अलग अलग तरीके के हैं, लेकिन बीजेपी सोच रही है कि बीएमसी में अगर शिंदे उनको सपोर्ट नहीं करेंगे तो फिर ठाणे में उनके ऊपर दबाव बनाया जाए। हालांकि ठाणे में दबाव बनाकर भी क्या कर लेंगे जब बहुमत तो शिंदे के पास मौजूद है। लेकिन एक तरीके से बीजेपी ने एक कार्ड खेला है। भाजपा के विधायक निरंजन ने कहा है कि बीजेपी का 100% स्ट्राइक रेट था, इसीलिए ठाणे के अंदर महानगर पालिका में भारतीय जनता पार्टी का 2.5 साल महापौर बनेगा। अब देखते हैं इस मामले पर शिंदे की पार्टी की ओर से भारतीय जनता पार्टी को कैसे झटका दिया जाता है। हालांकि शिंदे की पार्टी के लोग कह रहे हैं कि बीजेपी के लोग विपक्ष में बैठे, उनको हम लोग सत्ता में शामिल नहीं करेंगे। अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा, ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा दोस्तों। चलते हैं एक और अपडेट की तरफ, जिसमें राजस्थान युवा कांग्रेस की ओर से जोधपुर के अंदर मनरेगा बचाओ महासंग्राम पदयात्रा के तहत संगरिया के विधायक अभिमन्यु पूनिया के नेतृत्व में सोजती गेट पर जिला कलेक्ट्रेट कार्यालय पर यह यात्रा पहुंची। इस दौरान पदयात्रा में पूर्व मंत्री राजेंद्र चौधरी के साथ ही भोपालगढ़ के विधायक गीता बरवड़ भी साथ में मौजूद थे। कई और पदाधिकारी मौजूद थे और तकरीबन 1 घंटे जिला कलेक्ट्रेट कार्यालय के बाहर लंबा प्रदर्शन चलने के बाद जिला कलेक्टर जब अपने चैम्बर से बाहर निकलकर प्रदर्शन स्थल पर आकर ज्ञापन लेने के लिए पहुंचे तो कार्यकर्ताओं की जिद एक अप्रिय घटना में तब्दील हो गई। हुआ ये दोस्तों की सांगरिया के विधायक अभिमन्यु पूनिया ने जिला कलेक्टर को देने वाले ज्ञापन को फाड़कर ज्ञापन को लेने बाहर आए राजस्थान प्रशासनिक सेवा के अधिकारी और एसडीएम पंकज जैन के मुंह पर फेंकर मारा। यह शर्मनाक घटना कांग्रेस के दिग्गज नेता राजेंद्र चौधरी और भोपालगढ़ के विधायक गीता बरवड़ के सामने हुआ दोस्तों। कांग्रेस की मनरेगा बचाओ यात्रा कलेक्ट्रेट ऑफिस पहुंची थी और लगातार विरोध जारी था दोस्तों। इसके बावजूद प्रशासन के लोग सुनने को तैयार नहीं थे। अभिमन्यु ने बताया कि जिस प्रकार से प्रशासनिक अधिकारी बीजेपी सरकार की कठपुतली बनकर काम कर रहे हैं, ये बिल्कुल उचित नहीं है। मनरेगा के जरिए ग्रामीण क्षेत्रों के अंदर लोगों को बेरोजगार बनाने की एक बड़ी साजिश चल रही है, जिसका विरोध करते हुए ऐसा किया गया है। हालांकि कांग्रेस पार्टी के नेता के द्वारा ये जो पन्ना फाड़कर ज्ञापन फाड़कर फेंका गया है दोस्तों, इस पर प्रशासन की ओर से क्या कोई कार्रवाई की जाएगी इसकी जानकारी अब तक पहुंचाएंगे। लेकिन युवा कांग्रेस के लोग राजस्थान के अंदर कहीं ना कहीं अपना विरोध जताने का कोई तरीका नहीं छोड़ते हैं दोस्तों। अगर आप भी मानते हैं कि ये उनका गुस्सा था जो प्रकट हुआ है तो अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा। ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा। चलते हैं एक और बड़ी अपडेट की तरफ, जिसमें बीएमसी के चुनाव को लेकर लगातार रस्साकसी चल रही है। लेकिन बड़ी बात यह है कि असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी जिनके पास टोटल 8 पार्षद है, नगर सेवक है, तो वो किसको सपोर्ट करेंगे, ये एक बड़ा सवाल है। इस पर वारिस पठान एआईएमआईएम के नेता कहते हैं कि उनकी पार्टी महायुति या ठाकरे ब्रदर्स किसको सपोर्ट करेगी, ये फैसला असदुद्दीन ओवैसी के ऊपर है। वो तय करेंगे कि एआईएमआईएम बीएमसी के चुनाव में क्या भूमिका निभाएगी। ऐसे में मालेगांव को लेकर भी पूछा गया कि मालेगांव में आप लोगों के पास 21 सीटें हैं और 35 सीटें इस्लाम पार्टी के पास है, और अगर आप उनको सपोर्ट करोगे तो उनका मेयर बनेगा। ऐसे में क्या आप इस्लाम पार्टी को सपोर्ट करोगे? तो फिर इस पर भी वारिस पठान का कहना है कि एआईएमआईएम के नेता असदुद्दीन ओवैसी तय करेंगे कि आगे क्या करना है। हम लोग इस पर कुछ ऐसा खास बयान दे नहीं सकते। बीएमसी के चुनाव में जो 8 सीटें असदुद्दीन ओवैसी की है दोस्तों, वो तब जरूरत में आएंगी जब उद्धव ठाकरे सरकार बनाने का दावा करेंगे, यानी बीएमसी में खुद का मेयर बनाने का दावा करेंगे। और बीएमसी में मेयर बनाने का दावा करने के लिए उद्धव ठाकरे को कम से कम 10 से 12 पार्षद तोड़ने पड़ेंगे, शिवसेना एकनाथ शिंदे गुट का, और यही काम सबसे डिफिकल्ट काम है। अगर ऐसा होता है तो फिर असदुद्दीन ओवैसी के सपोर्ट के बाद आराम से उद्धव ठाकरे का मेयर बन सकता है। आपकी जो भी राय हो दोस्तों लिखकर जरूर बताएगा। ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा। चलते हैं एक और बड़ी अपडेट की तरफ, जिसमें राजस्थान कांग्रेस के सियासी गलियारे से इस वक्त की सबसे बड़ी अपडेट सामने आई है, जहां पर कांग्रेस पार्टी अपने संगठन को नए सिरे से आगे बढ़ाने के लिए एक बड़ा कदम उठाती है दोस्तों। पार्टी ने संगठन में एक बड़ा फेरबदल करते हुए अपने युवा प्रदेश कांग्रेस की कार्यकारिणी को तत्काल प्रभाव से भंग कर दिया है। शीर्ष नेतृत्व के निर्देश पर संगठन ने यह सर्जिकल स्ट्राइक की है और यह आदेश सभी पदाधिकारियों को पद से मुक्त करने के लिए जारी किया गया है। यूथ कांग्रेस के प्रभारी विकास चिकारा और सह प्रभारी ज्ञानेश शुक्ला और कपिल देसाई के हस्ताक्षर से यह आदेश मंगलवार को जारी किया गया है। आदेश में स्पष्ट कहा गया है कि संगठन के शीर्ष नेतृत्व के अनुसार यह कदम उठाया जा रहा है। कार्यकारिणी भंग होने के बाद अब संगठन का पूरा कामकाज 3 चेहरों के इर्द गिर्द होगा। एक अभिमन्यु पूनिया जो प्रदेश के अध्यक्ष है, युवा कांग्रेस के विधायक भी है, और यशवीर सूरा और सुनिंद्र मुंड आगे की जिम्मेदारी संभालेंगे। जो भी जानकारी इससे जुड़ी आती रहेगी आप लगातार अपडेट पहुंचाएंगे दोस्तों। राजस्थान कांग्रेस इकाई, खासकर जो युवा इकाई है, वो काफी बेहतरीन काम करती है और युवा संगठन ही कांग्रेस पार्टी के लिए सबसे बड़ा कारण है कि राजस्थान में कांग्रेस पार्टी हर 5 साल में अपनी सरकार बनाती है। तो अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा। चलते हैं एक और अपडेट की तरफ, जिसमें
बीएमसी का चुनाव एकदम सीधा चुनाव नहीं है दोस्तों, इसमें कई तरीके के दांव पेच है। एक जो पेच सबसे बड़ा फंस रहा है वो ये कि 22 तारीख को यानी कल बीएमसी के चुनाव के लिए लॉटरी निकाला जाएगा। इस लॉटरी से पता चलेगा कि जो बीएमसी चुनाव होने वाले हैं, खासकर जो मेयर का चुनाव होने वाला है, कि अगला महापौर कौन बनेगा मुंबई का, और ये महापौर कौन से समुदाय से आएगा, क्या एसटी समुदाय से होगा, एसटी से होगा, ओबीसी से होगा या जनरल से होगा। और लॉटरी निकाला जाएगा। लॉटरी में जिस भी समुदाय का व्यक्ति यानी जिस भी समुदाय वर्ग का व्यक्ति होना चाहिए मेयर, ये जानकारी मिलेगी, उसी पार्षद को आगे बढ़ाया जाएगा और उसको मेयर बनाया जाएगा। दोस्तों ऐसे में अगर एसटी यानी अनुसूचित जनजाति यानी आदिवासी समुदाय का कोई व्यक्ति मेयर के पोस्ट के लिए लॉटरी के माध्यम से चुना जाता है तो फिर शिवसेना यूबीटी के पास 2 ऐसे पार्षद हैं जो अनुसूचित जनजाति से आते हैं, वार्ड नंबर 53 और वार्ड नंबर 121 से। इसीलिए इन्हीं दोनों की संभावना है कि ये दोनों मुंबई के बीएमसी का मेयर बनेंगे। ऐसे में दोस्तों 22 तारीख को ये एक बहुत बड़ा डिसीजन होने वाला है कि आखिर कौन से समुदाय का व्यक्ति नेतृत्व संभालेगा मुंबई का। आप लोग इस पर जो भी राय देना चाहते हैं लिखकर जरूर बताएगा। साथ साथ सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को पश्चिम बंगाल में जारी एसआईआर के तहत तार्किक विसंगतियों वाले 1,25,00,000 लोगों को बड़ी राहत देते हुए चुनाव आयोग को उसकी सूची सार्वजनिक करने का आदेश दिया है। यानी पहले एसआईआर का एक ड्राफ्ट जारी किया जाता है और पश्चिम बंगाल में मात्र 58 लाख लोगों के नाम काटे जाते हैं और बिहार में 65 लाख लोगों के नाम काटे गए थे। तो बिहार से कम लोगों के नाम पश्चिम बंगाल में काटे गए। बीजेपी वाले सोच रहे हैं कि इतना कम क्यों कटा, तो अब बीजेपी की सरकार ने विरोध करना शुरू कर दिया। भाजपा के लोग चुनाव आयोग के पास बार बार जाने लगे, चिट्ठी लिखने लगे, तो फिर जाकर चुनाव आयोग की ओर से एक नई कैटेगरी बनाई गई और जिन लोगों के ड्राफ्ट लिस्ट में नाम था उसमें से 1,25,00,000 लोगों के लिए एक नई कैटेगरी बनाई गई, लॉजिकल डिस्क्रिपेंसी यानी तार्किक अनियमितता की लिस्ट बनाई गई और उन लोगों को नोटिस भेजा जा रहा है जिन्हें चुनाव आयोग को लगता है कि जिनके नाम गलत तरीके से ऐड किए गए हैं। इसमें मोहम्मद शामी का भी नाम था तो उनको भी नोटिस दिया गया। और यहां तक कि दोस्तों दुनिया भर के सबसे ज्यादा फेमस माने जाने वाले और सबसे बड़े अवार्ड के तौर पर माने जाने वाले नोबेल पुरस्कार विजेता अमर्त्य सेन को भी नोटिस दिया गया था और इन्हीं 2 मामले को लेकर टीएमसी विरोध जता रही थी। और अब मामला जब सुप्रीम कोर्ट में पहुंचा तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आप ऐसे ही 1,25,00,000 लोगों को नोटिस जारी कर देंगे और पता नहीं चलेगा कि किस किस को नोटिस जारी किया गया है। तो चुनाव आयोग से बोला गया कि आप ऐसा करिए कि जिस भी क्षेत्र के अंदर किसी भी ब्लॉक या पंचायत के अंदर अगर आप किसी को लॉजिकल डिस्क्रिपेंसी के नाम पर नोटिस दे रहे हैं, उनको अपनी पहचान साबित करने के लिए बुला रहे हैं, तो फिर आप ब्लॉक में या पंचायत पर एक नोटिस चिपकाइए और बताइए कि कौन कौन से लोग हैं जिनको आप ये नोटिस दे रहे हैं, यानी लॉजिकल डिस्क्रिपेंसी के नाम पर नोटिस थमाया जा रहा है। एक तरीके से टीएमसी के नेताओं को पता चलेगा कि आखिर उनके क्षेत्र के अंदर किन किन लोगों के नाम को लेकर चुनाव आयोग आपत्ति जता रहा है और उसके बाद उसके डॉक्यूमेंट बनाने में सहयोग किया जाएगा। तो एक तरीके से तृणमूल कांग्रेस की यह बड़ी जीत है। अगर आप भी मानते हैं कि अंदर खाने 1,25,00,000 लोगों के नाम पर चुनाव आयोग खुद से कुछ भी डिसाइड कर देता तो कहीं ना कहीं एक झोल हो सकता था, एक गड़बड़ी हो सकती थी, लेकिन अब इनके लिस्ट लगाने पड़ेंगे, चिपकाने पड़ेंगे पंचायत और ब्लॉक पर। तो ये अच्छा किया गया है। तो अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा, ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा। साथ साथ दोस्तों सूरत के ताड़केश्वर गांव में 21 करोड़ की जल आपूर्ति योजना के तहत बना टैंक प्रशिक्षण के दौरान ही ढह गया। यानी नरेंद्र मोदी जी के सबसे तथाकथित विकसित शहरों में से एक सूरत के अंदर 14 गांव को पानी पीने के लिए यानी पेयजल उपलब्ध कराने के लिए एक टंकी बनाई गई थी। दोस्तों ये टंकी 14 गांव को पानी पहुंचाती उससे पहले ही पानी पीती हुई नजर आई, यानी धरती पर पूरी तरीके से धाराशाही हो गई। 15 फीट ऊंचा और 11 लाख लीटर क्षमता वाला टैंक उद्घाटन से पहले गिर गया। टैंक में करीब 9 लाख लीटर पानी भरा हुआ था और हादसा बड़ा हुआ। दोस्तों हादसे में एक महिला को मामूली चोट आई है, कोई बड़ी जन हानि नहीं हुई है, लेकिन नुकसान पैसे के मामले में काफी तगड़ा हुआ है। और 21 करोड़ रुपए लगाकर ये टैंक बनाया गया था। सोचिए कि जनता के पैसे को किस तरीके से पानी में बहा दिया गया है। जबकि कुछ दिन पहले गुजरात से ही एक तस्वीर आई थी जिसमें आपने देखा होगा कि एक बुलडोजर पानी के टैंक के ऊपर चढ़ जाता है। वो कांग्रेस के टाइम में बना हुआ टैंक था जिसके ऊपर जाकर बुलडोजर तोड़ना शुरू करता है और बुलडोजर का वेट वो टंकी आराम से झेलता है और उस टंकी को तोड़ा जाता है। तो इससे पता चलता है कि कांग्रेस के टाइम में विकास क्या है और अब के टाइम में विकास क्या है। अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा दोस्तों। ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा। चलते हैं एक और बड़ी अपडेट की तरफ, जिसमें 20 जनवरी 2026 को भारतीय जनता पार्टी ने 45 साल के नितिन नवीन को अपना 12वां राष्ट्रीय अध्यक्ष नियुक्त किया। वे पटना पश्चिम से 5 बार विधायक चुने गए हैं और बिहार सरकार के मंत्री भी है, लेकिन उनके सामने कई तरीके की चुनौतियां हैं। आगामी चुनाव परिसीमन, महिला आरक्षण और संगठन को मजबूत करना। नितिन नवीन सबसे युवा अध्यक्ष हैं, जबकि विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे 83 साल के हैं, लालू यादव 77 साल के, नीतीश कुमार 74, ममता बनर्जी 71, मायावती 70, केजरीवाल 57, अखिलेश यादव 52 साल के हैं। तो ऐसे में भारतीय जनता पार्टी दावा कर रही है कि उसने सबसे युवा व्यक्ति को बीजेपी का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया है। लेकिन सवाल तो यह है कि बीजेपी का जो सबसे युवा राष्ट्रीय अध्यक्ष बना है वो तो मोदी और शाह की कृपा के ऊपर बना हुआ है। यानी मोदी और शाह ने देखा कि कौन उनके लिए सबसे ज्यादा निष्ठावान यानी लॉयल हो सकता है, उसी को आगे कर दिया गया। और तकरीबन कई करोड़ की आबादी वाले भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं, ऐसा बीजेपी दावा करती है दोस्तों। और उसमें से एक भी व्यक्ति ने नितिन नवीन के सामने जाकर विरोध नहीं किया, नितिन नवीन के सामने जाकर नॉमिनेशन फाइल नहीं किया, नामांकन दर्ज नहीं किया। तो इससे पता चलता है
है कि जैसा चुनाव नॉर्थ कोरिया में किम जोंग उंग का होता है, उसी तरीके का चुनाव भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष का हुआ है, जहां पर बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन के सामने एक भी व्यक्ति ने नामांकन दाखिल नहीं किया। अगर आप भी मानते हैं कि ये मोदी शाह दोनों तय कर रहे हैं कि किसको आगे करना है और कौन उनके लिए लॉयल रहेगा, और वैसे भी दोस्तों एक बात तो तय है कि बीजेपी का अध्यक्ष कोई बन जाए, पावर मोदी और शाह के हाथ में ही रहने वाला है। तो अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा, ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा। साथ दोस्तों अमेरिका ने भारत के ऊपर टैरिफ लगाया और टैरिफ पर अब कोई चर्चा भी नहीं हो रही है, और अमेरिका के टैरिफ के कारण भारत के अलग अलग क्षेत्रों के अंदर उद्योग धंधे बंद होते जा रहे हैं। और अब जो एक अपडेट आई है वो उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद से जुड़ी हुई है, जहां पर तकरीबन 1.5 लाख काम करने वाले लोग बेरोजगार हो गए। 6 महीने में लगातार निर्यात घटता जा रहा है, एक्सपोर्ट घटता जा रहा है, जिस कारण से एक्सपोर्ट सेक्टर में काम करने वाले तकरीबन 1.5 लाख कर्मचारी बेरोजगार हो गए हैं। और नरेंद्र मोदी सरकार के कान पर जूं तक नहीं रह रहे दोस्तों, यानी ट्रंप का जो मन कर रहा है वो बोल रहा है, जितना मन कर रहा है उतना टैरिफ लगा रहा है, भारत के कई सेक्टर को बर्बाद करने के ऊपर तुला हुआ है। इसके बावजूद बीजेपी की सरकार ना तो ट्रंप से सीधा पंगा ले रही है और ना ही ट्रंप को दबाव में डालकर कहीं ना कहीं अपने मन मुताबिक फैसले ले रही है। एक बड़ा सवाल है, आप लोग अपनी राय जरूर लिखकर हमारे साथ लगातार जुड़े। दोस्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। देख रहे थे आपका जय हिंद, जबरदस्त वीडियो को शेयर कीजिएगा। बहुत धन्यवाद।